ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारी रह गई थी, इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट एग्जांपल है वो एक होटल की एग्जांपल है जिसको हमने अपने कोड में मैप करना है। अच्छा बच्चों, आवाज़ क्लियर है? हेलो जी, क्लियर है वॉइस? ओके, चलो ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं। लास्ट एग्जांपल हमारे पास क्या कह रही है? लास्ट एग्जांपल जो है वो हमें एक होटल की एग्जांपल है, जो कि हमें ये बता रहा है कि उसका एक मॉड्यूल या एक पार्ट ऑफ क्लास हमने इम्प्लीमेंट करना है। वो ये कह रहा है रिक्वायरमेंट्स आर दिस, द होटल चार्जेस ईच कस्टमर ₹1000.85 पर डे, यानी कि पर डे के चार्जेस क्या हैं? 1000.85। This amount is being decided by the hotel committee and cannot be changed, fulfilling certain complex formalities। तो वो कह रहे हैं कि ये अमाउंट जो है वो होटल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो सिलेक्ट की है कमेटी ने, और इट कैन नॉट बी चेंज। इट मीन्स ये थ्रू आउट सेम रहेगी, तो इट मीन्स कि ये स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी, फिक्स अमाउंट है, और हर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी कस्टमर आएगा होटल पे स्टे करेगा पर डे उसको इतने ही अमाउंट पे करना है, 1000.85। ठीक है, तो इससे हमें इस आगे जो कंडीशन गिवन है इससे हमें ये पता चल गया कि दैट इट शुड बी स्टैटिक।
ओके, ठीक है। सो जो हमारे पास पर डे का जो रेंट है वो 1000.85 है एंड इट शुड बी फिक्स्ड। सो इट मीन्स कि हमने इसको स्टैटिक रखना है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड इज दैट द मॉड्यूल शुड टेक द कस्टमर नेम्स एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपका ये मेथड क्या करना चाहिए कि वो ये बताए कि कस्टमर का नेम क्या है और कितने डेज उसने जो है वो होटल में स्टे किया है। द कस्टमर हैज स्टेड इन द होटल एज आर्ग्यूमेंट इन द कस्टमर कंस्ट्रक्टर, और ये वैल्यूज आपने कंस्ट्रक्टर में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करनी है। द मॉड्यूल देन एनालिसिस द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, उसके बाद फिर एक मेथड होगा जो कैलकुलेट करेगा टोटल अमाउंट उसने कितना देना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। अगर कस्टमर ने एक हफ्ते से ज्यादा स्टे किया है तो उसको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा इस रेंट पे, अदरवाइज ही इज बीइंग चार्ज नॉर्मली। The discounted rate is being calculated after subtracting 1 day from the total number of days. वो कह रहे हैं कि अगर डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट कब मिलेगा जब कस्टमर ने एक हफ्ते से ज्यादा स्टे किया होगा होटल में। तो अगर आपने इसको डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? बाय कैलकुलेटिंग सब्ट्रैक्टिंग। अगर उसने 8 डे स्टे किया है या 9 डे स्टे किया है तो हम उसको 1 डे जो है वो फ्री चार्ज करेंगे, मीन्स 1 डे का काउंट नहीं देंगे और हम उसमें से 1 डे माइनस कर देंगे। इन द एंड द मॉड्यूल डिस्प्लेज द फॉलोइंग डिटेल्स। एट द एंड आपका मेथड क्या डिस्प्ले करे? कस्टमर नेम क्या है, डेज क्या है, कितने डेज उसने स्टे किया और टोटल रेंट कितना बन रहा है। ये एग्जाम्पल है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने सी शार्प में। ठीक है, इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको बता देती हूँ कि कैसे होती है इसकी लॉजिक। अच्छा, ये जो टूल वाली एग्जाम्पल है ये आप जो है उस पर भी कर सकते हैं लूप में, कि जब तक यूजर एग्जिट प्रेस ना करे, वाइल के लूप पे आप ये बार बार उससे चॉइस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो दोबारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करे। तो आप इसको मॉडिफाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमें एक और क्लास बनानी है होटल की। ठीक है, इसके लिए मैं कोड यहाँ राइट डाउन कर देती हूँ, पब्लिक क्लास होटल। ठीक है, इस होटल की क्लास में हमें शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें आएंगी? पब्लिक स्ट्रिंग कस्टमर नेम। ठीक है, हमारे पास कस्टमर नेम आ गया। पब्लिक इंट नंबर ऑफ डेज, कि वो कितने दिन उसने स्टे किया है, एंड पब्लिक स्टैटिक डबल, कितना था हमारे पास रेंट पर डे इज इक्वल टू 1000.85। ठीक है, और हमारे पास नेम आ गया, नंबर ऑफ डेज आ गया, और यहाँ पे हम एक और फील्ड ले लेते हैं, पब्लिक डबल रेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक और फील्ड ले लेते हैं, पब्लिक डबल डिस्काउंट। रेंट पर डे। ठीक है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या करना है? हमने कस्टमर का नेम और उसने कितने दिन स्टे किया है ये हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवाएंगे। पब्लिक होटल कंस्ट्रक्टर नेम शुड बी सेम ऑफ द क्लास नेम। एक हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देते हैं जो इन फील्ड्स को डिफॉल्ट पे सेट कर दे। हम कह रहे हैं कि सी नेम हो जाएगा हमारे पास कस्टमर वन, लेट सपोज। ठीक है, ये तब उस सूरत में है कि अगर यूज़र जो है वो, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली वैसे, लेकिन मैं फिर भी इसको एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, लेट्स से हम कह रहे हैं कि 4 कैलकुलेट कर दो, एंड रेंट पे स्टैटिक है, रेंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा और डिस्काउंट उस पर पे हो जाएगा।
ठीक है, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, जो दो चीज़ें इनपुट लेगा, एक स्ट्रिंग नेम और दूसरा इंट डेज। ठीक है, और इसी के थ्रू हम अपने क्लास लेवल एट्रीब्यूट को सेट करवा देंगे। ठीक है, दोनों नेम अच्छा अलग हैं, तो कस्टमर नेम इज इक्वल टू नेम, जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो सेट हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू जो डेज पास हुए हैं वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना है, पब्लिक वॉइड कैलकुलेट रेंट। ठीक है, और ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड ये करेगा इफ नंबर ऑफ डेज इज ग्रेटर देन 7, अगर 7 से बड़े हो गए यानी कि एक हफ्ते से ज़्यादा उसने स्टे किया है, तो क्या करो, तो ये करो कि नंबर ऑफ डेज माइनस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज -1, एक दिन सब्ट्रैक्ट कर दो, और रेंट क्या निकालो, रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय जो हमने क्या निकाला था, रेंट पर डे, जितने दिन वो रहा है उसको रेंट पर डे से मल्टीप्लाई कर दो, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 डे फ्रॉम टोटल डेज। एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास नंबर ऑफ डेज स्टे जो उसने किया है वो 7 डेज से ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या करो, रेंट इज इक्वल टू दिस, ये आप कैलकुलेट कर दो, और एट द एंड क्या प्रिंट करो, एक और मेथड बना दो, पब्लिक वॉइड प्रिंट डिटेल्स। कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कस्टमर नेम कॉमा सी नेम, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज ही स्टे, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, और फिर हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में आ जाएगा हमारे पास रेंट। ये हमारे पास क्लास यहाँ एंड हो गई। अब हमने मेन मेथड से ऑब्जेक्ट बनाना है, होटल H1, या हम होटल एच या कस्टमर 1 इज इक्वल टू न्यू होटल, और इसमें हम दो चीज़ें पास कर देते हैं, कस्टमर नेम हम लेट सपोज अली दे देते हैं, और कस्टमर नेम हम कर दे अमाउंट हम कर देते हैं 5 डेज। तो फिर ये बेसिकली क्या करेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000.85, क्योंकि लेस देन अ वीक है, 7 से कम है, एक हफ्ते से कम दिन उसने स्टे किया, तो पर डे उसको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर देते हैं C1 डॉट कैलकुलेट रेंट, एंड देन C1 डॉट प्रिंट डिटेल्स। इसको रन कर देते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम अली, नंबर ऑफ डेज ही स्टे 5, टोटल अमाउंट 5005। यही चीज़ अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, होटल कस्टमर 2, इसमें हम डेज कर देते हैं 8, तो 8 डेज के हिसाब से अगर हम डिस्काउंट की बात ना करें, तो 8 डेज के हिसाब से कितना बनना चाहिए, 1000.85 है, तो 1000.85 मल्टीप्लाई बाय 8, so it should result something around 8000।
लेकिन हमने लॉजिक क्या लगाई है कि जब 7 डेज से ज़्यादा हो तो उसको एक दिन का आप जो है वो डिस्काउंट दो, यानी कि एक डे माइनस कर दो। तो 8 - 1 7 ये 8 - 1 7, तो वो 8 के बजाय 7 डेज का जो है वो रेंट चार्ज है होगा उस पर। ये वही सेम C2 डॉट कैलकुलेट रेंट एंड C2 डॉट प्रिंट डिटेल। ठीक है, ये देखें 7005 आफ्टर डिस्काउंट। तो अगर आप चाहें तो आप डिस्काउंट वाला अमाउंट भी दे सकते हैं। वो डिस्काउंट वाला अमाउंट कैसे देंगे, जैसे मैंने यहाँ डिस्काउंट की एक फील्ड रखी है, आप यहाँ पे ये करें मेथड में कि अगर नंबर ऑफ डेज ग्रेटर देन 7 है तो आप ये करो कि आप रेंट तो इतना ही कैलकुलेट करो, रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज माइनस 1 कंट्रोल C, यही लॉजिक लगाओ आप। अच्छा, हम इसको और बेटर कर सकते हैं अपने कोड को, कि हम इसको ये करें, यहाँ से ये हटा दें, यहाँ से हम करते हैं कि रेंट इज इक्वल टू, कि यहाँ पे आपने यही कैलकुलेट करना है रेंट, हर सूरत में रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय रेंट पे। और अगर डेज ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज माइनस 1। ठीक है, और आप कर दो कि यहाँ पे डिस्काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, जितने नंबर ऑफ डेज हैं उसमें उसको मल्टीप्लाई कर दो, और ये तब होगा नंबर ऑफ डेज माइनस 1 जब होगा, जब ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टे ग्रेटर देन 7 होगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज माइनस रेंट पर डे, इसको हम रेंट ही कर देते हैं। मैं सिर्फ डिफरेंस दिखाने के लिए कर रही हूँ। रेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, और हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर दें। ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू नंबर, ये हमारे पास नई वैल्यू आएगी जो नंबर ऑफ डेज में से 1 माइनस करने के बाद डिस्काउंट कैलकुलेट करेगी। और हम ये काम ये करते हैं कि इसमें हम एक और फील्ड दे देते हैं डिस्काउंट की। यहाँ प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ तक जो हमने कोड अभी किया है ये डिस्काउंट से पहले, ये हमारी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ें हम और कर देते हैं आफ्टर डिस्काउंट, सिर्फ हम डिफरेंस दिखाने के लिए। ये हो गया हमारे पास आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और इसको रन कर देते हैं। ये देखें, कस्टमर नेम अली, नंबर ऑफ डेज ही स्टे 5, टोटल अमाउंट 5004.25 एंड आफ्टर डिस्काउंट 0, क्योंकि इनको कोई डिस्काउंट नहीं मिला क्योंकि नंबर ऑफ डेज इज लेस देन 7 है। नेक्स्ट कस्टमर नेम इज अली, नंबर ऑफ डेज ही स्टे 7, टोटल अमाउंट हमारे पास कितना होना चाहिए 8000। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक चीज़ गड़बड़ क्या हुई है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ डेज हमने 8 दिया है और वो हमें नंबर ऑफ डेज अपडेटेड दे रहा है। अच्छा, हम नंबर ऑफ डेज में ही रखवा रहे हैं ना, तभी दे रहा है प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कर देते हैं इंट अपडेटेड, देखो जब हम साथ साथ कर रहे होते हैं ना चीज़ें तो हमें पता चल रही होती है। यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेटेड नंबर ऑफ डेज। काम अभी भी ये सही कर रहा है, लेकिन क्योंकि हमने इफ की कंडीशन ट्रू होने पे नंबर ऑफ डेज में से हम एक माइनस कर रहे हैं और उसी में स्टोर कर रहे हैं, और फिर प्रिंट डिटेल्स की मेथड में नंबर ऑफ डेज प्रिंट कर रहे हैं, तो वो माइनस वाला हमें दे रहा है इन केस अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। जहाँ कंडीशन ट्रू नहीं होती वहाँ वो वही दे रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया कि एक्चुअल वेरिएबल में करने के बजाय हमने अपडेटेड नंबर्स ऑफ डेज कर दिया, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हम अपडेटेड नंबर्स ऑफ डे में कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको रन करेंगे। ये देखें, वो कह रहा है कस्टमर नेम अली, नंबर ऑफ डेज ही स्टे, 5 दिन अली ने स्टे किया, तो उनका टोटल अमाउंट बना 5400 विदाउट एनी डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट उनका कुछ भी नहीं है। कस्टमर नेम अली, नंबर ऑफ डेज ही स्टे 8, तो टोटल अमाउंट उनका बना 8006, बट आफ्टर डिस्काउंट ही हैज टू पे 7005.95। ये इनका डिस्काउंट के बाद अमाउंट ये बना। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ पहले वाले में कर देती हूँ जहाँ मैंने 5 पास किया, चलिए इसको हम कुछ और कर देते हैं असद। ठीक है, यहाँ जहाँ मैंने 5 डेज किया है इसको मैं कर देती हूँ 10, क्योंकि 10 7 से बड़ा है, तो ये अब इसको क्या करेगा, डिस्काउंट देगा, 10 माइनस 1 करेगा 9, और 9 से मल्टीप्लाई करेगा। तो अब देखें हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा। ये देखें, अली टोटल नंबर ऑफ डेज स्टे 10, टोटल अमाउंट इनका बन रहा है 10,008.5, लेकिन डिस्काउंट के बाद ही हैज टू पे 9,007। तो ये हमारी एक सिस्टर छोटी सी मासूम सी एक एग्जाम्पल थी जिसमें ये काम हमने करना था। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा मिड टर्म का सोल्यूशन था, जो कि आई थिंक अगर आपको अब पता चल गया है कि ऐसे होना था, तो अब ये बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आप उस टाइम लिमिट में नहीं कर सके। ठीक है, 3 hours आई गेस मोर देन इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर। चीजें देखने में हमें, हम जो देखते हैं ना क्वेश्चन इतना बड़ा है तो हम देख के परेशान हो जाते हैं, ओहो इतना बड़ा प्रोग्राम है ये क्या। जब उनको समझ के सॉल्व करने लगे हैं, जब अगेन वही चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम विच वी हैव टू सॉल्व। फिर उसके बाद वन बाय वन उसको करना स्टार्ट करें। और देखिए यहाँ पे हर क्वेश्चन में एग्जाम जो है साथ साथ गिवन है पॉइंट कि आपने क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन है। पहले ये करें, फिर ये करें, इस मेथड को पब्लिक करें, इस मेथड को स्टैटिक करें, इस फील्ड को प्राइवेट करें, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में हर क्वेश्चन में मौजूद है कि आपका इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकें। ठीक है, तो कुछ थोड़ा बहुत माइंड में आया कि कितने मार्क्स बनने चाहिए। जो आपने पेपर सॉल्व किया यू नो बेटर, अभी तो चेक भी नहीं हुआ, तो कुछ माइंड में आया कि कितने मार्क्स जो हैं वो आपके बन रहे हैं या होने चाहिए। 40 मार्क्स का पेपर था। क्वेश्चन 5 मिस हो गया था, अच्छा। चलें लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, यहाँ तक किसी क्वेश्चन में आप कोई फर्दर क्वेश्चन तो नहीं आ, लेकिन मुझे आज ये करवाना नहीं था, लेकिन मैंने कहा कि पहले मिड टर्म पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, स्केल हो जाएंगे, 20 या 25 पे स्केल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी के 40 में से 22 आ रहे हैं तो वो 20 में से 22 आ जाएंगे, या 25 में से 22 होंगे, ऐसा नहीं होगा। स्केल होगी। स्केलिंग का मतलब ये होता है, मैं अभी समझा दूं फिर आप बाद में भी बहुत वो करेंगे। ठीक है, वो ये है कि जो है आपने ये करना है कि जितने मार्क्स हैं, लेट से अगर किसी के 40 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं उस 40 को स्केल कर दूंगी 20 पे, तो वो 20 में से 10 होंगे, मतलब जितने 40 में से आ रहे थे वही परसेंटेज 20 में से निकलेगा। ठीक है, लेट सपोज अगर किसी के 40 में से 20 मार्क्स आए हैं, तो जब वो 40 स्केल होंगे 20 में, तो उसके मार्क्स 20 में से 10 हो जाएंगे। इस तरीके से होगा, मतलब जो परसेंटेज आउट ऑफ 40 निकल रही थी वही परसेंटेज आउट ऑफ 20 या 25 वो मैं डिसाइड कर लूंगी कि मुझे 20 रखना है या मुझे 25 रखना है। इट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस एज वेल कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास।
अच्छा जी, हमारे पास एक हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के साथ साथ हमारे पास एक होता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो कोर्स का ब्रेकअप है, जो इस थ्योरी कोर्स का जो ओप हमारे पास आईडी है 106174 क्लास आईडी, इसके जो 100 मार्क्स है उसमें से 20 to 25 मार्क्स का मिड होगा, 40 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर होगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ये बनकर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 80 मार्क्स। बाकी 20 मार्क्स का आपके पास सेशनल होगा जिसमें असाइनमेंट, क्विजेज और क्लास परफॉर्मेंस। लैब का तो अपना अलग हेडर है, लैब का इस थ्योरी कोर्स से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर टॉपिक विच इज मेथड ओवरलोडिंग। जिस तरह हमने देखा कि वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर एज वेल। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है? कंस्ट्रक्टर के नाम सेम है, वही क्लास के नाम के इक्विवेलेंट, बट पैरामीटर्स या जो हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं दैट आर डिफरेंट। सिमिलरली वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट विद द मेथड्स एज वेल कि वी कैन ओवरलोड मेथड एज वेल। Methods of the same name can be declared in the same class as long as they have different set of parameters. मेथड ओवरलोडिंग हमें क्या कह रहा है कि एक क्लास के अंदर हम एक नाम के मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं जिनके नेम कॉमन हो, बट वी कैन हैव डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। जैसे कंस्ट्रक्टर में था कि कंस्ट्रक्टर तो के लिए तो एक हमारे पास फंक्शनलिटी है कि इट शुड बी द सेम एज द नेम ऑफ क्लास। इसी तरह मेथड में भी यह है कि एक क्लास के अंदर वी कैन हैव मल्टीपल मेथड्स ऑफ सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। Method overloading is commonly used to create several methods with the same name that perform the same or similar task but on different types or different number of arguments। वो कह रहे हैं कि मेथड ओवरलोडिंग हम कर इसलिए रहे होते हैं कि जब हमारे पास एक क्लास में एक ही नाम और सिमिलर टास्क के मेथड्स हो, लेकिन वो डिफरेंट डाटा बेस के डिफरेंट जो है वो डाटा टाइप्स के अकॉर्डिंगली हो। नहीं, आज डेटाबेस नहीं पढ़ाऊंगी। डेटाबेस मुझे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, वो इंस्टॉल हो जाए तो फिर उसके बाद मैं करवाऊंगी। अब इसकी वो ऑनलाइन कंपाइलर पे वो नहीं मैं करवा सकती। उसके लिए मुझे वो एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मेरे लैपटॉप में कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा, तो मुझे लैपटॉप देना पड़ेगा। आप एक्सेस में करना चाहें एक्सेस भी कर सकते हैं, बट आगे यहाँ जाके हाँ आप एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे तो अगर उस पर काम कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग हो गई। मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से दी है कोड पे। ठीक है, ये हमारे पास है, लेट्स सपोज वी हैव अ क्लास जिसमें हमारे पास एक ही नाम के दो मेथड्स हैं। अच्छा, जब हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो उसमें हम रिटर्न टाइप पे फोकस नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मेथड नेम एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। ठीक है, सब यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है स्क्वायर का जो कि स्क्वायर निकाल रहा है और एक इंटीजर वैल्यू इनपुट ले रहा है और रिटर्न भी इंटीजर वैल्यू कर रहा है। तो हमें रिटर्न टाइप पे फोकस नहीं करना। जब भी हम मेथड ओवरलोडिंग की बात करेंगे हमें मेथड नेम एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम स्क्वायर है जो कि एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है और क्या कर रहा है, उस इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली सेम क्लास में हमारे पास एक और मेथड है स्क्वायर के नाम का जो कि एक डबल वैल्यू इनपुट ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट और उस डबल वैल्यू का स्क्वायर निकाल के रिटर्न कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरलोडिंग। मेथड हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, एक इंटीजर ले रहा है एक डबल ले रहा है। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? जी जी, क्लास में आपको एसक्यूएल पे एक छोटी सी जो है वो एप्लीकेशन बना के दिखा दूंगी जिसमें विंडोज फॉर्म में हमारे पूरा कोड होगा और फिर डेटाबेस हमारी एसक्यूएल सर्वर पे मैं आपको डेटाबेस बना के दिखाऊंगी और फिर उस विंडोज फॉर्म को मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगी एसक्यूएल सर्वर से। एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट आपको मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैं वो उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी हूँ। अगर आज हो जाता, कल तक हो जाता तो मैं आज करवा देती। ठीक है, वो ऐसे कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। एक्चुअल चीज ये कोडिंग है जो हम समझ रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है।
एज कम्पेयर टू ड्रैग एंड ड्रॉप। वहाँ पे चीज़ें हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है और लिंक करना है। ठीक है, तो इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको इंशाल्लाह, अगर इन क्लास में टाइम नहीं मिला तो फिर हम अदर, हमारा एक मेकअप भी रहता है वैसे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे प्लान हो, तो हो सकता है कि हम उस मेकअप में ही मैं करवा दूँ, या तो फिर जो नेक्स्ट मंडे वाली क्लास है हो सकता है उसमें मैं करवा दूँ। तो अपकमिंग 1-2 क्लास में किसी क्लास में मैंने ये करवाना है। लास्ट ऑप्शन यही होगा फरजान, कि अगर मेरे पास नहीं हो सका, क्योंकि वर्जन का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैं यही सोल्यूशन करूंगी कि कोई भी स्टूडेंट अपने पास इंस्टॉल कर ले और फिर वहां से मैं रिमोटली एक्सेस करके एक्सप्लेन कर दूं। दैट वुड बी द लास्ट सोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि करवाना है मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या इसी वीक में किसी भी दिन। वो तो हम, ऐसा भी हो सकता है कि मैं जो है वो खुद से कर लूँ, अपने पास रिकॉर्ड कर लूँ और आपको सेंड कर दूँ आप सबको, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास टाइमिंग में मैं किसी दिन करवा लूँ। एसक्यूएल सर्वर 2012 कर लें और विजुअल स्टूडियो भी 2012 कर लें। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग दोबारा आते हैं। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग मींस एक क्लास में हमारे पास सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स हों, नाम सेम हो, लेकिन उनके आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो। हाँ हाँ, करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर हमारे पास जो है वो ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है, एक एग्जांपल इन्होंने दी है। अब जब हम मेथड कॉल करेंगे तो ये देखें, दोनों मेथड कॉल हुए, स्क्वायर एंड स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल होगा? ऑन द बेसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट पास टू इट। व्हेन वी आर पासिंग 7, सो फॉरन आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई कर लेगा कि स्क्वायर का वो वाला मेथड कॉल करना है जो इंटीजर इनपुट ले रहा है। सिमिलरली व्हेन आई कॉल 7.5 विद स्क्वायर, तो आपका कंपाइलर फॉरन गेट कर लेगा कि स्क्वायर का वो मेथड, क्योंकि स्क्वायर नाम के 2 मेथड हैं आपकी क्लास में, तो जो आर्गुमेंट आपने पास किया है उसी की बेसिस पे आपका कंपाइलर आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है। ठीक है, मैं इस एग्जांपल को आपको करके दिखा देती हूँ। पब्लिक क्लास एरिया, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेथड बनाती हूँ, पब्लिक इन स्क्वायर इन वैल्यू। ठीक है, इट विल रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू पास हो रही है। अच्छा, वैल्यू इसका प्री डिफाइंड वेरिएबल नेम है, इसलिए हम यूज नहीं कर सकते, इसको हम कर देते हैं इंट वी। एंड रिटर्न, रिटर्न क्या करो, स्क्वायर में क्या होता है, वही वैल्यू अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाती है। सो रिटर्न कर दो वी मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, फिर इसी नाम का मैं एक और वेरिएबल मेथड डिक्लेयर करती हूँ, पब्लिक इंट स्क्वायर, और इसमें मैं दे देती हूँ फ्लोट वी। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हम फ्लोट में ले रहे हैं तो रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगी, तो ये रिटर्न टाइप मैंने फ्लोट कर दिया और मैं कह रही हूँ रिटर्न वी मल्टीप्लाई बाय वी। ठीक है, ये मैंने एक ही नाम के 2 अलग मेथड बना दिए और जो 2 अलग अलग डेटा टाइप ले रहे हैं। जी बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ऑफ क्लास नेम होता है, लेकिन मेथड का नेम, मेथड उसी तरीके से डिक्लेयर होगा जैसे हम मेथड डिक्लेयर करते हैं। लाइक हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर, दैट शुड बी पब्लिक, रिटर्न टाइप that can be void as well or can be any other data type, name of method, number of argument and
जो मेथड की एक्चुअल फंक्शनैलिटी। अगर आप रिटर्न टाइप हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉइड यहाँ से रिटर्न हट जाएगा, आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आप ये रिजल्ट कंसोल डॉट राइट लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे, इट्स अप टू यू कि आप क्या किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं। दूसरे मेथड में मैं चाह रही हूँ कि मैं रिटर्न ना करवाऊँ, दूसरे मेथड में मैं क्या करवाऊँ, कंसोल पे प्रिंट नहीं करवाऊँ, मैं रिटर्न करवा दूँ। तो अब भी ये मेथड ओवरलोडिंग ही है। मेथड ओवरलोडिंग में हम दो चीज़ें देखते हैं, मेथड नेम सेम है अगर, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो हम कह रहे हैं कि ये ओवरलोडेड मेथड है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड कॉल करना है, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे। ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, एरिया A1 इज इक्वल टू न्यू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे A1 डॉट मैंने कॉल किया तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, स्क्वायर। देखें एक ही मेथड बता रहा है, और इस एक मेथड की दो टाइप्स बता रहा है कि अदर इट कैन टेक फ्लोट और इट कैन टेक इंटीजर वैल्यूज। यहाँ पे एक ही शो कर रहा है, यहाँ पे दो स्क्वायर के मेथड नहीं आ रहे, यहाँ पे एक ही स्क्वायर का मेथड है, यानी कि ओवरलोडेड मेथड है ये, जो कि या तो फ्लोट इनपुट ले सकता है या इंटीजर इनपुट ले सकता है। अब मैंने इसको ये किया, अब यहाँ पे मैंने दे दिया लेट से 5। तो जब मैं 5 दूंगी एंड अच्छा, यहाँ पे ये क्या करेगा, जो 5 वाला है वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है, जो इंटीजर है, वो डायरेक्ट यहाँ प्रिंट करवा देगा, तो उसके लिए मुझे उसको कंसोल डॉट राइट लाइन पे इनपुट लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड वाला मेथड रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए उसी के अकॉर्डिंगली मैं उसको कंसोल डॉट राइट लाइन में कॉल करवाऊंगी विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट A1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ मैं वैल्यू दे दूंगी 5.5 लेट्स सपोज। ठीक है, और इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, 25 एंड 30.25 दो सेम मेथड है, लेकिन फंक्शनैलिटी भी सेम है, लेकिन अलग अलग डेटा टाइप के साथ है। एक इंटीजर पे काम कर रहा है, एक फ्लोट पे काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल भी करवा देती हूँ आपको। पब्लिक क्लास पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, पब्लिक फ्लोट। ठीक है, मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स ले लिए। यहाँ पे हम कर देते हैं पब्लिक void print me। नहीं, इसको हम एरिया ही रहते हैं, एरिया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं पब्लिक एंड ए। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं पब्लिक एरिया